बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 96 मुलाहिज़ा फरमाएं। राजू, क्या हुआ है? क्या किया है तुमने? उसने राजू को झंझोड़ा। राजू के सीने से खर खर की अजीब आवाज निकली। उसकी आंखें चिढ़ती जा रही थी। शानी चिल्लाई, आरफ देखो इसे, इसने कुछ खा लिया है। आरफ ने पिस्तौल कमीज के नीचे लगाया और लपक कर शानी की तरफ आया। एक दो अफराद और भी लपके। राजू की हालत वाकई गैर थी। ये मारपीट का असर हरगिज़ नहीं था। लगता है शानी इसने कुछ खा लिया है। आरिफ ने कहा, कोई गाड़ी रोको आरिफ, इसे हॉस्पिटल पहुंचाएं, इसकी सांस उखड़ रही है। शानी की आवाज फरते गम से लर्ज रही थी। गाड़ी है मेरे पास, मैं लाता हूं, हुजूम में से एक शख्स बोला। राजू की अबतर हालत देखकर कोकी का मामू और दीगर हमलावर तितर बितर हो गए। चारों तरफ सरासिमगी फैल गई। राजू की हालत देखने के लिए लोग उमड़ पड़े। राजू शीशे की किरचियों पर नीम तराज था। उसका सर शानी की गोद में था। शानी के बुरके का बालाई हिस्सा उतरकर उसके कंधे पर था। उसके बाल बिखरे हुए थे। वो अलम व इज़्ज़राब की तस्वीर नजर आती थी। एक गाड़ी तेजी से शानी और राजू के करीब आ रुकी। राजू को उठाकर पिछली निशिस्त पर लिटा दिया गया। शानी उसके साथ ही बैठ गई और उसका सर अपने जानों पर रख लिया। आरफ और एक महल्लेदार भी टैक्सी में बैठ गए। राजू अब नीम बेहोश था। गाड़ी तेजी से नश्तर हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गई। शानी राजू के बालों में उंगलियां फेर रही थी और कोशिश कर रही थी कि वो मुकम्मल तौर पर बेहोश ना हो जाए, लेकिन वो धीरे धीरे किसी अथाह तारीकी में डूबता चला जा रहा था। हॉस्पिटल पहुंची राजू को ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा दिया गया। उस वक्त तक वो मुकम्मल बेहोश हो चुका था। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे और होंठ नीले होते जा रहे थे। उसने कोई जहरीली शय काफी बड़ी मिकदार में खाई थी। ये मेडिको लीगल केस था। हॉस्पिटल वालों ने पुलिस को मुतला कर दिया। ऑपरेशन थिएटर के बाहर शानी, आरफ और महल्ले के दो अफराद मौजूद थे। शानी के दिल से खैर की दुआएं निकल रही थी। वीडियो शॉप के सामने होने वाली लड़ाई में आरफ ने पिस्तौल निकाल लिया था। शानी चाहती थी कि पुलिस के आने से पहले आरफ कहीं इधर उधर हो जाए, लेकिन वो बेफिक्र नजर आ रहा था। उसने शानी को बड़ी तसल्ली दी। एक जागुसल इंतजार के बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और एक डॉक्टर ने उन्हें बताया कि लड़के ने भारी मिकदार में गंदम में रखने वाली जहरीली गोलियां निकल ली थी। इसका मैदा वाश कर दिया गया है और दीगर तिब्बी इमदाद भी दी गई है, लेकिन इसकी हालत अभी खतरे से बाहर नहीं है। करीबन 1 घंटे बाद राजू को आईसीयू में मुंतकिल कर दिया गया। उसका रंग लट्ठे की तरह सफेद था और उसे ऑक्सीजन लगी हुई थी। इसी दौरान में पुलिस के 2 अफराद भी कार्रवाई के लिए पहुंच गए। ये सारा मामला आरफ ने खुद हैंडल किया। उसने पुलिस एहलकारों को एक कार्ड भी दिखाया। ये कार्ड एसपी हाजी अयाद खान के बाएतमाद मातहत एसआई अख्तर ही ने उसे दे रखा था। पुलिस वालों ने ज्यादा मेन मेख नहीं निकाली और वाजबी कार्रवाई करके चले गए। शानी ने आरफ से पूछा, अब क्या होगा? राजू तो बिल्कुल बेहोश है। इतने में वही डॉक्टर नजर आया जिसने राजू का मैदा साफ किया था। शानी ने डॉक्टर से यही सवाल पूछा। डॉक्टर ने कहा, मोहतरमा, हम अभी यकीन से कुछ नहीं कह सकते। दवाई की काफी मिकदार मैदे में गई है। करीबन 10-12 गोलियां तो होंगी, शायद इससे भी ज्यादा हों। फिर मैदावाश होने तक काफी टाइम भी गुजरा है और फिर इसे काफी चोटें भी आई हैं, जिनमें इसका खून भी बहुत बहा है। आप लोग बस दुआ करें। इसे कब तक होश आ जाना चाहिए? शानी ने पूछा। अगले 3-4 घंटे अहम है। हो सकता है कि हमें मजीद सफाई भी करना पड़े। वो बड़ा तकलीफ दिन था। राजू की हालत बदस्तूर तशवीशनाक थी। उसकी सांस बार बार उखड़ जाती थी और मुंह से खून रिसने लगता था। अगले 8 घंटे में उसे दोबारा ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। कई नालियों ने उसके जिस्म को जकड़ रखा था। आखिर जब उसकी हालत बेहतर नहीं हुई तो शानी ने इश्कबार लहजे में आरफ से कहा, आरफ, हमें राजू के वारसों को इतला दे देनी चाहिए। अल्लाह ना करे इसे कुछ हो गया तो। उसका गला रुंध गया और वो बात मुकम्मल ना कर सकी। आरफ ने कहा, लेकिन इतला पहुंचाएगा कौन? इसका एक तरीका तो यह है कि एसपी हाजी अयाज से या सब इंस्पेक्टर अख्तर से टेलीफोन पर राब्ता कायम किया जाए और उन्हें बता दिया जाए कि वो म्याना में ताऊ शाम तक इतला पहुंचा दें। दूसरा तरीका यह है कि किसी मुकामी पुलिस अफीसर को कहा जाए और वो वायरलेस वगैरह पर थाना ठीकरा तक खबर पहुंचाने की कोशिश करे। कुछ देर तक इस बारे में आरफ और शानी में मशवरा होता रहा। इसी दौरान में आरफ ने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ चीजें शानी के हवाले की। उनमें से कुछ चीजें राजू के फटे हुए कुर्ते से बरामद हुई थी। इसके अलावा एक तलाई अंगूठी और एक तलाई जंजीर थी। कुर्ते से बरामद होने वाली अशिया में 700-800 की नकदी, 1-2 रसीदें और कुछ कागजात भी मौजूद थे। उन कागजात में 2 खत भी थे। एक खत कोकी ने राजू को लिखा हुआ था, दूसरा राजू ने कोकी को लिखा था। कोकी वाला खत तो राजू के पास आ गया था, लेकिन राजू वाला खत इसके पास ही रह गया था। कोकी वाले खत के मजमून से अंदाजा होता था कि यह पिछले 4-5 दिनों के अंदर ही लिखा गया है। कोकी ने लिखा था, राजू, तुमने आने में बहुत देर कर दी है, अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने कहा है कि मैं तुमसे मिलूं, मैं एक बार तो किसी तरह मिली, अब दोबारा तुमसे नहीं मिल सकूंगी। अब्बा जी और मामू खलील हर वक्त मुझ पर नजर रखते हैं। अब शादी तक मेरे घर से निकलने पर पाबंदी है।
दिल तो चाहता है कि सारी पाबंदियां तोड़ दूं और उड़कर तुम्हारे पास पहुंच जाऊं, लेकिन राजू, मैं अपने माँ बाप को और दुख नहीं दे सकती। अब तो जो कुछ हो गया है सहना पड़ेगा। कभी कभी दिल चाहता है कि कुछ खाकर मर जाऊं, लेकिन मरूंगी तो माँ प्यो की इज्जत मट्टी में मिलेगी। ठीक है, मेरे मुर्दे को डोली में डालकर बेच दें ये लोग, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं राजू, मैं ज्यादा देर तक जीऊंगी नहीं। तुमसे कुछ और नहीं कहना राजू, बस एक आखिरी दरख्वास्त है। जो कुछ हो रहा है इसे नसीब का लिखा समझकर कबूल कर लो। मैं जानती हूँ ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मेरी खातिर राजू, सिर्फ मेरी खातिर तुम चले जाओ यहाँ से और कभी लौट कर ना आना। मैं जब तक जिंदा रहूंगी तुम्हारी इस कुर्बानी को याद करती रहूंगी। तुम्हारे नाम के आंसू हमेशा मेरी आंखों में रहेंगे। इससे आगे कुछ गमनाक शेर लिखे गए थे और राजू को खुदा हाफिज कहा गया था। इसी खत का जवाब राजू ने लिखा था या अपने दोस्त से लिखवाया था, लेकिन यह खत कोकब यानी कोकी तक पहुंच नहीं सका था। राजू का मुख्तसर खत कुछ यूं था। कोकी, मैं तेरे प्यार में बहुत आगे जा चुका हूं, अब मेरी वापसी नहीं हो सकती। तुमने लिखा है कि मैंने आने में बहुत देर कर दी, लेकिन तुम ही बताओ इसमें मेरा क्या कसूर है। तुम पाक पतन से आ गई और अपना कोई निशान तक ना छोड़ा। अगर तुम मुझे ढूंढने की कोशिश करती रही हो तो मैं भी जन्नों की तरह जगह जगह तुम्हें तलाश करता रहा हूं। अगर तुम पाक पतन में अपनी सहेली को ही कुछ बता जाती तो मैं तुम तक पहुंचाता, लेकिन ये भी ना हुआ। तुम्हारे लिए मरना मुश्किल होगा, लेकिन मेरे लिए तो नहीं है। मेरा कौन है पीछे रोने वाला? एक बाप है, वो भी बस नाम का ही बाप है। जिस तरह तुम्हारे बाप को अपनी बेइज्जती भूल नहीं रही, उसी तरह मेरे बाप को वो दौलत भूल नहीं रही जो मेरी शादी के जरिए से हासिल वो करना चाहता है। ठीक है, ये लोग मुझे तुमको नहीं देंगे, लेकिन ये मुझे मरने से तो नहीं रोक सकते ना। मैं तुम्हारे घर के सामने अपनी जान दे दूंगा। तुम्हारी डोली उठने से पहले मेरा जनाजा उठेगा, ठीक है? फिर मेरे मरने के बाद तुम जिसकी चाहे हो जाना। लोग कहते हैं मरना मरना सब करते हैं, मगर मरकर कोई नहीं दिखाता। मैं तुम्हें मरकर भी दिखा दूंगा, और ये मेरा वादा है। खत पढ़ते ही शानी की आंखों में नमी आ गई। इसने आईसीयू के दीवार कीर शीशे के पार देखा। वो नोखेज आशिक मुख्तलिफ मशीनों और नालियों में जकड़ा हुआ बेहरकत पड़ा था। उसका रंग लट्ठे की तरह सफेद था। जिंदगी की कोई रमक नहीं थी उसके चेहरे पर। वो रात उम्मीदों बीम की कैफियत में गुजर गई। डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे थे, वो जिंदगी और मौत के दरमियान था। कुछ नहीं कहा जा सकता था कि किधर जाएगा। शानी मुसलसल शीशे के साथ लगी खड़ी थी। मरीज की हालत ऐसी थी कि डॉक्टर किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दे रहे थे। सुबह सूरज की किरणों के साथ ही उम्मीद की कुछ किरणें भी नजर आईं। डॉक्टर ने बताया कि मरीज के वाइटल साइंस कुछ बेहतर हुए हैं। करीबन 1 घंटे बाद वो गहरी बेहोशी से नीम बेहोशी की कैफियत में आ गया है। शानी स्टाफ से इसरार करके अंदर चली गई। इसने राजू को करीब से देखा, उसके चेहरे और सर पर हाथ फेरा। उसकी पलकों की बदम जुम्बश महसूस हुई और इत्मीनान के एहसास से उसकी आंखें भर आईं। इसके अंदर एक अजीब जज्बा पैदा हुआ, एक अनोखी लहर। वो आरिफ को राजू के पास छोड़कर हॉस्पिटल से बाहर निकली और एक तांगे पर सवार होकर सीधी हयात कॉलोनी पहुंच गई। उसे बुरका हॉस्पिटल में ही छोड़ दिया। वो सर पर मोटी ओढ़नी ले ली थी। इसे मालूम था कि कोकी और उसके घर वालों का रवैया उसके साथ क्या होगा, लेकिन वो हर अंदेशे को एक तरफ रख चुकी थी। इसने काल बेल पर उंगली रखी। दरवाजा खोलने वाला एक अधेड़ उम्र शख्स था। शानी देखती समझ गई कि यही सैफुल्लाह होगा। वो अकेले बदन का था, बाल सफेद थे, बस कहीं कहीं स्याही नजर आती थी। किसी वक्त वो एक खूबरूज शख्स रहा होगा, मगर अब बुढ़ापे और बाली मुश्किलात ने उसके चेहरे को आम सा चेहरा बना दिया था। कई तलख सलवटें उसके चेहरे पर मौजूद थी। जी, किससे मिलना है आपको? उसने चौंके हुए लहजे में पूछा। वो शानी को कल वाले किस्से के हवाले से पहचान नहीं पाया था। मैं आप ही से मिलने आई हूँ, आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। लेकिन वो गड़बड़ा कर रह गया, फिर बोला, 1 मिनट ठहरे, मैं दूसरा दरवाजा खोलता हूँ। वो घर के अंदर चला गया। चंद सेकंड बाद बैठक नुमा कमरे की चुटकी खुली और सैफ ने शानी को अंदर बुला लिया। यहाँ फर्श पर एक दरी बिछी हुई थी। कमरे की सजावट से पता चलता था कि एक सफेद पोश शख्स का घर है। कमरे के गोशे में ढोलक और गुलाब के मुरझाए हुए गजरे पड़े हुए थे। कालमन परसों होने वाली शादी के सिलसिले में यहाँ ढोलक बजती रही थी। सैफ ने शानी के सामने बैठते हुए कहा, हाँ बेटी, मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आपका बेटी कहना अच्छा लगा है, शानी ने ममनूनियत से कहा। बेटी को बेटी नहीं कहूंगा तो और क्या कहूंगा? मैं भी आपको बाप की जगह समझकर आपसे एक बात कहने आई हूँ। मैं आपसे राजू के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। सैफ का रंग एकदम सफेद पड़ गया। वो शानी को उसीली नजरों से तकता रहा, फिर उसने खुश घूंटों पर जबान फेरी और बोला, तुम क्या लगती हो राजू की? कुछ भी नहीं, मेरा कोई रिश्ता ताल्लुक नहीं है उससे। वो मेरे लिए उसी तरह अजनबी है जैसे आपकी बेटी कोकब। बस एक इत्तेफाक की वजह से मुझे कुछ दिन राजू की हवेली में रहना पड़ा। मैंने वहां रहते हुए राजू को देखा और परखा और उसकी सच्चाई और मोहब्बत को महसूस किया जो इसके दिल में आप लोगों के लिए मौजूद है। क्या तुम उसकी वकालत के लिए यहाँ आई हो? सैफ का लहजा बिगड़ गया। नहीं अंकल, मैं आपको ये बताने आई हूँ कि वो नश्तर हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा हुआ है। कभी लगता है बच जाएगा, कभी लगता है खत्म हो जाएगा।
उसकी हालत नाजुक है। उसने जो कुछ गलत किया है, लेकिन उससे कम से कम इतना तो जरूर साबित होता है कि वो लड़कियों के पीछे भागने वाला कोई आवारा गर्द नहीं है। वो आपकी बेटी को दिल से चाहता है और उसे अपनाना चाहता है। देखो, उस खबीज के साथ मेरी बेटी का नाम तुम्हारी जबान पर ना आए। सैफ ने वार्निंग देने वाले अंदाज में अपनी उंगली शानी की तरफ उठाई। उससे से उसका सारा वजूद दर्द रहा था। माफ कीजिए अंकल, आपकी बेटी के साथ उसका नाम आ चुका है। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप मुझे देखने में बड़े अच्छे लगते हैं। आपके सीने में दिल भी बहुत अच्छा होगा। आप अपनी अना को एक तरफ रखकर ठंडे दिल से सोचें। आप इन बच्चों को बेगुनाही की सजा दे रहे हैं। अगर इस सारे मामले में कोई कसूरवार था तो वो चौधरी उशाम था। बिलाशुबा उसने आपके साथ नारवा सलूक किया, आपके साथ बदतमीजी से बोला और डराया धमकाया। सजा तो उसको मिलनी चाहिए थी और सजा ये थी कि आप उसकी ख्वाहिश से उलट करते, लेकिन आप तो इन बच्चों को जुदा करके उशाम की आरजू पूरी कर रहे हैं। मैं किसी की आरजू पूरी नहीं कर रहा और ना किसी की आरजू बर्बाद कर रहा हूँ। मैं सिर्फ वो कर रहा हूँ जो एक बेटी के बाप की हैसियत से मुझे करना चाहिए और ये मेरा हक है। मुझे किसी बाप बेटे से कुछ लेना देना नहीं। मैं क्यों फंसूं इस दलदल में? मैं गरीब कमजोर बंदा हूँ, अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ, लेकिन अगर किसी ने मुझ पर कुछ ठोंसने की कोशिश की तो मैं चुपचाप नहीं सहूंगा। मुंह तोड़ जवाब दूंगा। मुंह तोड़ जवाब तो आप उसे देंगे जो आपसे लड़ेगा। वो जो आपकी बेटी को चाहता है वो तो 9 मई में दुनिया ही से मुंह मोड़ कर जा रहा है। क्या आप उसकी लाश को मुंह तोड़ जवाब देंगे या उस बेटी को जो आपके सामने जबान भी नहीं ला सकती? सैफ दाड़ कर बोला, देखो तुमने फिर मेरी बच्ची के साथ उसका नाम लिया है। तुमने फिर बकवास किया है। मैंने तुमसे कहा नहीं था कि ये बकवास ना करना। तुम्हारी जुर्रात कैसी हुई मेरे घर में इस तरह की बात करने की? तुम हो कौन? आई कहां से हो? कौन हो तुम? वो बड़े जोर से चिंगाड़ा। आप मेरी बात सुने। आप तो मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। उसने चिल्लाकर शानी की बात काटी। तुम जो कोई भी हो, निकलो यहाँ से, निकलो। उसने दरवाजे की तरफ उंगली उठाई। इससे पहले कि शानी उसे कोई सख्त जवाब देती, अचानक किसी अंदरूनी कमरे से हल्की सी चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। ये कोई औरत थी। सैफ का चेहरा मुतगय्यर हुआ। वो शानी को वहीं छोड़कर उठा और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। शानी ने खुले दरवाजे में से अंदर झांका। अंदरूनी कमरे में बल्ब रोशन था। इसी रोशनी में शानी को एक लड़की फर्श पर पड़ी नजर आई। एक फरबे अंदाम औरत ने उसका सर अपने जानों पर रखा हुआ था। एक लड़की उसकी हथेलियों की मालिश कर रही थी। साथ साथ वो घबराहट में चीख रही थी, पानी लाओ सुरैया, जल्दी करो। एक और औरत भागी हुई आई। उसके हाथ में पानी का गिलास था। वो बेहोश लड़की के चेहरे पर छींटे मारने लगी। सैफ का रंग हल्दी था। वो भी तेजी से फर्श पर बैठ गया और लड़की को अखबार से आवाज देने लगा। शानी से रहा नहीं गया, वो अंदर चली गई। इसी दौरान में सैफुल्लाह किसी डॉक्टर को बुलाने दौड़ गया। शानी ने लड़की को देखा और देखती रह गई। वो दुबली पतली लेकिन खूबसूरत थी। उसके चेहरे की अहम खूबी नकूश की मासूमियत थी। उसके बाल बेहद नफासत से तराशे गए थे। शानी समझ गई कि यही कोकी है। जो लड़की इसकी हथेलियों की मालिश करते हुए रो रही थी वो यकीनन उसकी बड़ी बहन सुंबल थी। क्या हुआ इसे? शानी ने बेसाख्ता पूछा। दिल कट गया है, पानी लाने वाली औरत ने देहाती लहजे में कहा। 1-2 बार पहले भी ऐसा हुआ है। इत्तफाकन शानी के शोल्डर बैग में ड्रॉप मौजूद थे। इसने जोहराबाद के हॉस्पिटल से ताबिंदा के लिए मंगवाए थे। वो जल्दी से कोकी के पास बैठ के उसका सर ऊंचा किया ताकि उसका मुंह खुले और वो आसानी से सांस ले सके। उसके गले में दुपट्टे ने सख्ती से बल खा रखा था। शानी ने यह बल ढीला किया, फिर थोड़ा सा पानी मंगवाया और उसमें कतरे डालकर चम्मच से कोकी को पिलाने की कोशिश की। इसी दौरान में सैफ हांफता हुआ वापस आ गया। डॉक्टर नहीं मिला। वो बेहद खौफजदा आवाज में बोला, मैं टैक्सी लाता हूँ, इसी हॉस्पिटल ले जाते हैं। शानी ने कहा, 1 मिनट ठहरें, दवा का असर देखने थे। सब आंसू बहा रहे थे। शानी ने देखा सैफ की आंखों में भी नमी तैरने लगी थी। कोकी की वालदा दिलगीर लहजे में बोली, या अल्लाह, मेरी बच्ची को कुछ ना हो, इसके बदले मेरी जान ले ले, इसके बदले मेरी जान ले ले, इसकी सारी बलाएं मुझे दे दे। हाय मेरी बच्ची। उसकी ठंडी ठार पेशानी चूमती चली गई। जरा देर बाद कोकी की सांस हमवार हो गई और उसकी पलकों में भी जुम्बश पैदा हुई। घर वालों को थोड़ा सा हौसला हुआ। उसे उठाकर पलंग पर डाला गया। बिल्कुल हल्की फुल्की थी वो। अचानक न जाने कोकी और सुंबल की वालदा को क्या हुआ। उन्होंने जमीन पर बैठकर अपने शोहर के पांव पकड़ लिए। खुदा के लिए कोकी के अब्बा, इस पर रहम करें, इसे यूं बेमौत ना मारे या इससे पहले मुझे मार दे। वो शोहर की टांगों से चिमट गई और बिलकने लगी। सैफ ने उन्हें वो मुश्किल अपने कदमों से उठाया। वो खुद भी अश्कबार था। फिर वो तेजी से दूसरे कमरे में चला गया। शानी भी वहीं रही और दूसरों के साथ मिलकर कोकी को होश में लाने की कोशिश करती रही। कुछ देर बाद कोकी संभल गई। उसकी आंखें शफाफ झील जैसी थी और उसके बाकी चेहरे की तरह ही मासूम नजर आती थी। कोकब के गिर्द मौजूद औरतें जो बातें कर रही थी उनसे शानी को मालूम हुआ कि वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। इसी कमजोरी के सबब उसे 1-2 दफा पहले भी गशी की कैफियत से गुजरना पड़ा था। हाथ पांव बिल्कुल ठंडे हो जाते थे, रंग जर्द हो जाता था।
अभी थोड़ी देर पहले उसने अपने अब्बा जी को बैठक में गरजते बरसते सुना था और बेचारी को फिर इख्तलाजे कल्ब हो गया था। वो बैठे बैठे बेहोश हो गई थी। पूरे घर में सोगवारी की सी कैफियत तारी थी। सिसकियां सुनाई दे रही थी। ये शादी वाला घर था और यहाँ सफ़े मातम बिछी हुई थी। एक नादीदा खौफ था जिसने घर की खवातीन को आसेब की तरह जकड़ रखा था। वो धीमी आवाज में बातें करती रही और गाये बगाए सवालिकर नजरों से शानी को देखने लगती। सुंबल ने आंसू बहाते हुए पूछा, बाजी अब्बू जी आपसे गुस्सा हो रहे थे? शानी ने इस बात में सर हिलाया। क्यों बेटी? सुरैया नामी औरत ने पूछा। बस मेरा ही कसूर था, शानी अश्कबार होकर बोली। आप कहाँ से आई हैं? सुंबल ने पूछा। वो दिलकश आवाज की मालिक थी, हॉस्पिटल से, जहाँ राजू जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। इससे पहले कि शानी से कोई और सवाल पूछा जाता, वो तेजी से वापस बैठक नुमा कमरे में आ गई। सैफ बड़े गमनाक अंदाज में घुटनों पर सर टिकाए बैठा हुआ था। शानी चंद सेकंड खड़ी रही, फिर उसके करीबी कुर्सी पर बैठ गई। धीमी आवाज में बोली, अभी आपकी बीवी ने जो बात कही है वही मैं भी आपसे कहती हूँ। खुदा के लिए अपनी बेटी पर रहम करे, इसे यूं बेमौत ना मरने दे। क्या करूं मैं, क्या करूं? सैफ कराती हुई बुलंद आवाज में बोला। देखें आप फिर बुलंद आवाज में बात कर रहे हैं। आपके इसी तरह बोलने से कोकब को कुछ हुआ है। सैफ के तने हुए आसाब एकदम ढीले पड़ गए। उसने सर झुका लिया। शानी मुसलसल सवालिया नजरों से उसे देखती रही। वो दोबारा बोली, मैं इसके सिवा और कुछ नहीं कह सकती कि आप किसी और की तरफ देखने की बजाय सिर्फ अपनी बेटी की तरफ देखें और कोई बेहतर फैसला करें। सैफ ने सर झुकाए झुकाए कहा, अभी मुझे अकेला छोड़ दो, तुम जाओ यहां से। मेरी समझ में अभी कुछ नहीं आ रहा। उसका हाथ अपनी पेशानी पर था। शानी समझ गई कि अब उसके बैठने से उसका जाना ज्यादा सूदमंद है। वो वहां से सीधी हॉस्पिटल आई। उसकी आंखों में मुसलसल कोकब का चेहरा घूम रहा था। कितनी मासूमियत, कितनी सादगी थी उसके चेहरे पर। उसकी उम्र यकीनन 16 साल के लगभग हो चुकी थी, लेकिन वो अपने चेहरे से बच्ची नजर आती थी। और ये बच्ची खामोशी की जबान में अपने बाप से कह रही थी, मेरा जुर्म इतना बड़ा नहीं है, मुझे मौत की सजा ना दो, अभी मैंने दुनिया में कुछ नहीं देखा है। शानी हॉस्पिटल पहुंची तो आरफ बेताबी से उसका इंतजार कर रहा था। उसने बताया कि राजू की हालत कदरे बेहतर है। शानी ने कहा, फिर क्या ख्याल है, अभी म्याना में इतला पहुंचाई जाए या नहीं? बेहतर तो ये है कि अब जरा देख लिया जाए, आरिफ ने कहा। शानी की अपनी राय भी यही थी। अगले 24 घंटे में राजू की हालत में उतार चढ़ाव आता रहा, लेकिन उसकी तबीयत मजमूई तौर पर बेहतरी की तरफ माइल रही। 2-3 मरतबा शानी ने अंदर जाकर उससे मुख्तसर बात भी की। उसने जबान से किसी बात का जवाब नहीं दिया, बस इस बात या नफी में सारी लाता रहा। शानी को देखकर उसकी आंखों में हैरत भी नमूदार हुई थी। उसकी आंखों के गोशे मुसलसल नम थे। अगले रोज शानी फिर हयात कॉलोनी में सैफुल्लाह के घर पहुंची। उसे इस बात का अंदेशा था कि सैफ बुरी तरह बिगड़ेगा, लेकिन वो इन अंदेशों के सबब इस मामले से पीछे नहीं हट सकती थी। खिलाफे तवक्को सैफ बिल्कुल गुमसुम और आरज़दा खातिर था। उसका चेहरा बता रहा था कि उसके अंदर कुछ तब्दीलियां वाक़ई हो चुकी हैं। वो कहीं जाने के लिए तैयार नजर आता था, लेकिन शानी को देखकर बैठ गया। शानी ने गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू किया जहां से कल छोड़ा था। उसने सैफ से कहा, अंकल आप मुझसे ज्यादा कहीं अक्ल व बसीरत रखते हैं। आपने देख ही लिया होगा कि ये इश्क मोहब्बत का कोई आम मामला नहीं है। ये दोनों वाकई एक दूसरे को टूट कर चाहते हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले बड़े डॉक्टर से खुद बात की है। वो राजू के बचने को मुआवजा करार दे रहे हैं। यहाँ कोकब की हालत भी मैंने देखी है। प्लीज अंकल, प्लीज इस बारे में कुछ सोचें। सैफ ने अजीब बेकरारी से दाएं बाएं सारी लाया। नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, अब वक्त गुजर गया है। प्लीज अंकल। शानी ने बड़ी अपनाइयत से सैफुल्लाह के दोनों हाथ थाम लिए। नहीं, अब नहीं, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, कार्ड भेजे जा चुके हैं, पता नहीं क्या क्या हो चुका है। मेरा होने वाला दामाद कभी नहीं मानेगा, वो बहुत बड़ा तूफान मचाएगा। कोई तूफान नहीं आएगा और ना आना चाहिए। जिस शख्स से कोकब की शादी हो रही है उसे भी सोचना चाहिए। सारी जिंदगी झूठ के साथ गुजारने से बेहतर है कि इस वक्ती अपसेट को बर्दाश्त कर लिया जाए। नहीं, ये बहुत मुश्किल है। तुम लोग समझ नहीं रहे हो, हम दोनों तरफ से मारे जा रहे हैं। तुम क्या समझती हो कि राजू के घर वाले ये काम होने देंगे? राजू का बाप जितना सख्त है वो मैं ही जानता हूँ। उसकी सख्ती देखकर ही मैंने पाक पतन में अपना घर बार छोड़ा था। शानी ने पूरे एतमाद लहजे में कहा, देखिए अंकल, चौधरी उशाम वगैरह की तरफ से मैं आपको मुकम्मल इत्मीनान दिलाती हूँ। उसका बेटा, सबसे लाडला बेटा, जिंदगी और मौत के दरमियान लटक रहा है। वो अगर अब भी नहीं समझेगा तो उसके सीने में दिल ही नहीं है। उसे अब सब कुछ मानना पड़ेगा। तो मगर जिन लोगों में कोकब का रिश्ता हुआ है वो अब किसी तौर पीछे हटने वाले नहीं है। वो बड़े जोर वाले हैं। चौधरी उशाम का मानना या ना मानना तो बात की बात है। पहला मसला तो ये है कि कोकब के ससुराली अपनी मांग नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत बड़ा बखेड़ा है। इसमें बदनामी और दुख के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि अब ये सब कुछ झेल सकूं।
मैं तो कहता हूँ कि मेरे हाल पर रहम करो, जो कुछ तय हो चुका है अब हो जाने दो, उसकी राह में रोड़े ना अटकाओ। शानी समझ गई कि बेटी के जिगर पाश अश्कों ने बाप के पथरीले सीने में दरार पैदा कर दी है। वह मुख्तलिफ अंदाज से सोच रहा है, लेकिन अब उसके जहन में दो खौफ हैं, एक जग हंसाई का और दूसरा अपने समतियों का। पहला खौफ भी ज्यादा हम नहीं रहा था, क्योंकि वीडियो शॉप वाले वाक़े के बाद और राजू की खुदकशी की नहायत संगीन कोशिश के बाद कोकी और राजू की बात राज नहीं रही थी। जो तमाशा लगना था वो तो लग ही चुका था, लेकिन दूसरा खौफ शदीद था। शानी के पूछने पर पता चला कि कोकी का होने वाला शोहर लाहौर का कोई सनतकार है, खासी बड़ी प्रॉपर्टी और हैसियत का मालिक है। वालिदैन फौत हो चुके हैं। वो जवान साली ही में पूरी तौर पर खुद मुख्तार है। गार्ड्स का एक दस्ता हर वक्त उसके खमरा रहता है। इसी दौरान में दरवाजे पर दस्तक होने लगी। सैफ की बीवी शानी के पास आ बैठी और सैफ उठकर बाहर चला गया। कुछ देर बाद एक मोटरसाइकिल के स्टार्ट होने की आवाज आई, जिससे पता चला कि सैफ कहीं चला गया है। शानी जल्दी सैफ की बीवी से घुल मिल गई। कुछ देर बाद सुंबल और सुरैया भी शानी के पास आ बैठी। शानी ने कल कोकब को होश में लाने में उनकी बड़ी मदद की थी। वो तीनों औरतें शानी की ममनून नजर आ रही थी। शानी ने उनसे अपना मुख्तसर तारुफ कराया और उन्हें बताया कि वो राजू और कोकब की सच्ची हमदर्द की हैसियत से यहाँ मौजूद है। इसने बताया कि वो कुछ अरसा राजू के गांव म्याना में रही है। वहाँ राजू से मुलाकात होती रहती थी। वो महसूस करती थी कि राजू एक अच्छा लड़का है, लेकिन उसके बाप ने उसे गलत माहौल में रखा हुआ है। उसके साथ साथ उसे ये भी अंदाजा हुआ कि राजू पाक पतन वाली लड़की को भूला नहीं है और उसका गम अंदर ही अंदर इसे खा रहा है। इस सारे किस्से में शानी ने डोले का जिक्र बावजूद गोल किया। बातों का सिलसिला शुरू हुआ। इसी दौरान में कोकब भी नकाह से चलती हुई वहां आ गई। उसने शानी को सलाम किया और सोगवार सी एक तरफ बैठ गई। कोकब की वालदा आतिया ने शानी का तारुफ कराते हुए कहा, बेटी यही बाजी हैं जिन्होंने कल तुम्हें दवा खिलाई थी और तुम्हें होश दिलाया। कोकब यानी कोकी ने एक बार फिर सलाम किया। अब्बू कहाँ गए हैं? उसने कमजोर आवाज में माँ से पूछा। हॉस्पिटल, डॉक्टर ने बुलाया था, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, अतिया बेगम ने जवाब दिया। क्यों आंटी, खैर है? शानी ने पूछा। कोकी के छोटे चाचा हॉस्पिटल में हैं। 5-6 महीने पहले उसका मोटरसाइकिल पर एक्सीडेंट हुआ था। कमर की हड्डी पर चोट आई थी, बहुत बीमार हो गया था। पिछले महीने ऑपरेशन हुआ है, अब अल्लाह के फजल से ठीक है। शानी ने देखा कि कोकी के गले में दुपट्टा कल की तरह मजबूती से लिपटा हुआ था। यूं लगता था जैसे वो अपने गले को बांध कर रखना चाहती है या कुछ छुपा रही है। शानी ने नरमी से कहा, तुम इस तरह दुपट्टा क्यों लेती हो? कल इसी वजह से तुम्हारा दम घुटने लगा था। कोकी ने दुपट्टे का बल जरा हल्का कर दिया। अतिया बेगम ने हाथ बढ़ाकर उसे बिल्कुल ही खोल दिया। जरा झुंझला कर बोली, क्यों करती है इस तरह? छोटा सा निशान ही तो है, अब तो वैसे भी मदम पड़ गया है। शानी ने देखा कोकी की गर्दन की नहायत मुलायम और शफाफ जिल्द पर एक स्याही माइल निशान मौजूद था। शानी सवालिया नजरों से अतिया बेगम की तरफ देखने लगी। अतिया बेगम की बजाय कोकी की चाची सुरैया ने जवाब दिया, 3 महीने पहले कोकी काफी बीमार हो गई थी। हमने एक अल्लाह वाले से नूरी अमल कराया था, उसी का निशान है। नूरी अमल का निशान? शानी ने कदरे हैरत से पूछा। हाँ बेटी, कोट लखपत में बड़े पहुंचे हुए अल्लाह वाले हैं। मेरे मामू सुसर और उसके तीनों बच्चों का दिमाग का दौरा पड़ता था। दुनिया जहां के डॉक्टरों से इलाज करा के देख लिया, लाखों ही खर्च किए होंगे, पर आराम आया तो पीर मस्तान जी से आया। अब बिल्कुल भले चंगे हैं और ऐसे हजारों ही लोग हैं जिनको पीर मस्तान शाह से फैज पहुंचा है। अल्लाह सोने ने बड़ी शफा दी है उनके हाथ में। लेकिन ये निशान? शानी ने पूछा। यहाँ से गंदा खून निकाला था उन्होंने। इस खून के निकलने से कोकी पर असर खत्म हो गया था। पीर साहब की करामात यही है कि मरीज के पिंडे में से बस वही खून निकालते हैं जिसमें बीमारी होती है, बाकी खून उसी तरह पिंडे के अंदर रहता है। सुरैया अपनी बोल चाल से अनपढ़ नजर आती थी और हुलिया भी ऐसा ही था। शानी कुछ चौंक सी गई। इसने पूछा, ये पीर साहब कौन है? ये पहले फैसलाबाद में थे, वाइन के हजारों मानने वाले थे, फिर यहाँ लाहौर आ गए, लेकिन फैसलाबाद से लोग अब भी यहाँ आते हैं। एक पीराने पीर हजरत साहब है। ये पीर मस्तान उनकी लड़ी में से हैं, मेरा मतलब है उनकी शागिर्दों में से हैं। शानी ने आंटी अतिया और सुब्बल वगैरह के चेहरे देखे। उसे अंदाजा हुआ कि वो सुरैया की बातों से कुछ ज्यादा मुत्तफिक नहीं है। इसी दौरान में किसी मर्द ने देहाती लहजे में सुरैया को आवाज दी, ओ सुरैया इधर आ, ये काके ने मूत्र कर दिया है मेरे कपड़ों पर। सुरैया अपने कदरे बारी जिस्म को इलकोरे देती हुई बाहर निकल गई। आंटी अतिया ने बुरा सा मुंह बनाया। बकवास करती है, कोई नूरी अमल शमल नहीं है। मेरी कुड़ी का तो सत्यानाश उस पीर के पास जाने से हुआ है। ना ये वहां जाती, ना ये रिश्ता हमारे पल्ले पड़ता। अब ऐसे बुरे फंसे हैं कि ना मर कर जान छूटती है, ना जिंदा रहकर। पता नहीं क्यों अल्लाह को भी तरस नहीं आता हमारी हालत पर। आंटी अतिया की आंखें भर आईं। शानी ने उन्हें तसल्ली दी, आप हिम्मत ना हारे, अल्लाह जरूर मदद करेगा। सुरैया ने जो कुछ कहा था उसे सुनकर शानी के सीने में हलचल पैदा हो गई थी। सुरैया ने वाज़ेह तौर पर हजरत साहब का नाम लिया था,
इस हजरत साहब ने अपने चेलों चांटों के जरिए पता नहीं कहां कहां पंजे गाड़ रखे थे। शानी को गंदा खून निकालने वाली बात ही से शक गुजरा था, अब उस शक की पूरी तस्दीक भी हो गई थी। शानी ने इस बारे में आंटी अतिया से थोड़ी सी तफसील चाही तो उन्होंने बताया, ये सुरैया और उसका बंदा इनायत ही हमें लेकर गए थे कोट लखपत में। आने जाने और दूसरे खर्चों पर कोई 14,000 रुपया लग गया था हमारा। 6,000 तो सीधा सीधा उस झूठे पीर ही ने ले लिया था। साथ में मार मार कर मेरी कुड़ी का भी खशर कर दिया। अल्लाह की मार हो ऐसे लोगों पर। आंटी अतिया की आवाज में गहरा कर्ब था। क्या किया था उसने? शानी ने पूछा। कहता था लड़की पर असर है, इस लड़की के अंदर जो चीज है उसे बाहर निकालना पड़ेगा और उसके लिए लड़की को थोड़ी बहुत तकलीफ भी देना पड़ेगी, लेकिन ये तकलीफ लड़की को नहीं, इसके अंदर की चीज को होगी। बस वही ढकोसले जो ऐसे लोग करते रहते हैं। उस खबीस ने हमारे सामने हमारी जवान बच्ची को उल्टा लटका दिया, इसके जिस्म पर बेरहमी से चुटकियां काटी और चमड़े के एक लंबे पतले टुकड़े से इसे पीटा। वो कहता था ये शेर का चमड़ा है, मार मार कर उसने लाशें लकीरें डाल दी हैं मेरी बच्ची के पिंडे पर। ये रोती तड़पती रही। उस खबीस ने इसे चारपाई से बांध रखा था। अगले रोज हमसे कहने लगा इसके अंदर की चीज बड़ी ढीठ है, अभी तक डेरा जमाए बैठ गया, दूसरा अमल करना पड़ेगा। उसके लिए उसने हमसे 3,000 रुपए और लिए। कोकी को एक अलहदा कमरे में ले गया, साथ में एक मोटी तादी मुरीदनी भी थी। पीर और मुरीदनी ने 2-3 जगह से कोकी का खून पिया, फिर शारी को निडाल करके रख दिया। हाँ सच कह रही हूँ बेटी, उन्होंने सचमुच अपने मुंह से कोकी का खून पिया था। आंटी अतिया ने बड़े दुख के आलम में कोकी के जिस्म पर जख्मों के 3-4 माह पुराने निशान दिखाए। एक निशान बाईं कलाई पर था, दूसरा गर्दन पर था, तीसरा निशान दिखाने से वो कासिर थी क्योंकि वो उसकी कमीज के नीचे था। कोकी खामोशी से सर झुकाए बैठी थी और बेबसी की तस्वीर नजर आती थी।